फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी होम। फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान टॉप 1000 टाइम्स सीरीज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्र तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है जो कि पिछले 30 सालों में लगातार क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या अन्य कोई भी सिविल सेवा का एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आपकी डे टू डे लाइफ में जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? वेरी कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 86 टाइम, 98 टाइम, 72 टाइम या फिर 64 टाइम। तो ज़्यादातर हम में से इसका आंसर जानते भी होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 72 टाइम। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 72 से 75 टाइम्स पर मिनट धड़कता है, और जबकि वृद्धों में यह कम और बच्चों में जो धड़कन है वो ज़्यादा होती है। और इस दौरान इस 1 मिनट के दौरान हमारा हृदय 5 से 6 लीटर रक्त को पंप करता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेजता है। और हृदय में एक बीट की समाप्ति से लेकर दूसरी बीट की समाप्ति तक का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल उसको बोलते हैं, या फिर हिंदी में हृदय चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है? तो ऑप्शंस हैं कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच, या फिर यौगिक आसन करते समय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 से 75 टाइम्स तक धड़कता है। तो हमारा हृदय आराम कब करता है? हमारा हृदय दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। दो संकुचनों के बीच का जो काल होता है, हम जानते हैं हमारा हृदय लगातार संकुचित होता रहता है और फैलता रहता है। तो दो संकुचनों के बीच का जो टाइम होता है उसको विश्राम काल या फिर शीतलन काल बोलते हैं। दो संकुचनों के बीच का जो काल होता है वो कहलाता है विश्राम काल या फिर शीतलन काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सीने में दर्द, पसीना व जी मिचलाना, बाहों में दर्द व झंझनाहट, या टांगों में दर्द। एमपीपीसीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन हैं सीने में दर्द, पसीना व जी मिचलाना, बाहों में दर्द व झंझनाहट, ये तीनों ही हार्ट अटैक से संबंधित हैं, लेकिन टांगों में दर्द का हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टांगों में दर्द। और हार्ट अटैक के कारणों की बात करें तो हार्ट अटैक के कारण हो सकते हैं मोटापा, तनाव, धूम्रपान, और ज़्यादा आरामदायक जीवन शैली, और ज़्यादा वसायुक्त आहार इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। और इसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी यानी एंटी क्लॉट ब्लड क्लॉटिंग वाली जो औषधियाँ हैं वो दी जाती हैं, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग ना हो, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग ही मेन इसका कॉज होता है हार्ट अटैक का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चित्र में हमारा हृदय जो है 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी दोनों कक्षों को हम बायां अलिंद और दायां अलिंद बोलते हैं, और अलिंद को इंग्लिश में हम एट्रियम या ऑरिकल भी कहते हैं। और जबकि निचले जो दोनों हिस्से होते हैं, दायां निलय और बायां निलय, इनको हम इंग्लिश में वेंटिकल्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है। नेक्स्ट, हृदय स्पंदन में यानी हार्ट बीट में एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है। हृदय में जो बीट होती है वो एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है, जो उपजती है। ये जो विद्युत तरंग है ये कहाँ पे उपजती है? मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में, या फिर मेरुरज्जु में। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय में। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंगें उत्पन्न करती हैं, और इन्हें पेस मेकर कोशिकाएं बोला जाता है।
पेसमेकर। और हृदय स्पंदन जो है, हार्ट बीट जो है, इन्हीं विद्युतीय तरंगों के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। मानव कलाई की जो नाड़ी होती है वो बीट कितनी करती है? हृदय से तेज करती है या फिर हृदय से मंद करती है, हृदय के बराबर ही करती है, या फिर हृदय से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग करती है? तो यूपीपीसीएस मेंस 2008 में और यूपीपीसीएस के 2010 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय के बराबर ही। हृदय के बराबर ही हमारी जो मानव कलाई होती है वो नाड़ी अ, स्पंदन करती है, बीट करती है। और नाड़ी, हम बोलते हैं हृदय की धड़कन के कारण जो धमनियों में होने वाली हलचल है उसी को नाड़ी बोला जाता है। जो हमारी धमनियों में हलचल हमको सुनाई पड़ती है उसी को हम नाड़ी बोलते हैं, चिकित्सा की भाषा में, चिकित्सा विज्ञान की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। कितना रक्त होता है एक स्वस्थ मनुष्य में? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्लड है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। और संयोजी ऊतक का मतलब है जो कि शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है। तो और ये रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। तो मात्रा की बात करें तो ये पूरे मानव शरीर के भार का 7 से 8% तक होता है, 7 से 8% तक होता है। यानी कि मान लीजिए कोई मनुष्य 70 केजी का है, 70 केजी का है, तो उसका 7 to 8% हम निकालेंगे तो लगभग 5 से 6 लीटर के बीच रक्त होगा। और या फिर हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि कुल भार का ये होता है 1/13 वह भाग होता है। जो ब्लड होता है 1/13 भाग होता है। 70/13 करेंगे तो 13 13 6 78, 13 5, यानी कि 5 और 6 के बीच में ही आएगा। तो हम दो तरह से कह सकते हैं, 7 to 8% होता है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 से 6 लीटर तक होता है। या फिर पूरे भार का, मनुष्य के पूरे भार का, शरीर का ये 1/13 भाग होता है। तब इसे ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ है, या फिर बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ है, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, या पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ये राजस्थान की सिविल सेवा परीक्षा में पूछा गया है 1992 में। तो जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है जो कि मानव के रक्त में पाया जाता है। और इसमें जो ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि हीम नाम का एक लाल रंग का पदार्थ होता है, उससे जुड़ा रहता है। और रुधिर का जो लाल रंग है वो हीम के कारण ही होता है, जो हीम पदार्थ है उसके कारण ही होता है। और हीम की वलय में जो हीम की रिंग होती है उसके केंद्रीय भाग में आयरन होता है, आयरन यानी Fe, आयरन। तो और मात्रा की बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 15 ग्राम पर 100 ml। और इसका मुख्य कार्य क्या है? ये शरीर में गैसों का, शरीर के विभिन्न भागों में गैसों का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई जो करता है पूरे शरीर के अंदर, वो हीमोग्लोबिन ही करता है। तो ये मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है रुधिरमणिका। रुधिरमणिका हीमोग्लोबिन को ही कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें लोहा होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो जैसे कि हमने पीछे जाना कि एक तो इसमें लोहा होता है, ये बात सही है। और दूसरा, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है क्योंकि हीम नाम का एक लाल रंग का पदार्थ होता है इसके अंदर, और ग्लोबिन नाम के प्रोटीन से वो जुड़ा होता है। और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन का जो परिवहन है पूरे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो ये तीनों चीजें सही हैं, 1, 2 और 4। 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। लेकिन यह कुछ रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोगों के प्रति। तो ये बात गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBCs, वो हमारे
शरीर में हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। और अगर इनकी मात्रा की बात करें तो हमारा जो कोल्ड ब्लड होता है उसमें 55% होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है जो कि तरल पदार्थ होता है, और शेष 45% जो होता है वो होते हैं रुधिर अणु। रुधिर अणु। और रुधिर अणु में कौन कौन से होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? जैसे कि हमने बात की कि सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक है, खड़े होने में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। और हम जानते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, और जो कि रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न भागों में लगातार बहता रहता है। और जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि फेफड़ों में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों से, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 60/100, 60/140, 20/80, या फिर 120/80। यूपीपीसीएस 1993 में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मनुष्य का जो औसत रक्तचाप है वो होता है 120/80। और हम जानते हैं कि धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती हैं ब्लड प्रेशर की। एक को कहते हैं प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन, प्रकुंचन दाब कहते हैं, यानी कि सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और दूसरा होता है प्रासरण दाब, प्रासरण दाब, जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। तो सामान्य तौर पर जो प्रकुंचन दाब होता है वो 120 मिली एचजी होता है, और जो प्रसारण दाब होता है वो 80 मिली एचजी होता है। तो अगर इसके ऊपर जाता है दाब तो उसको हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है, और इसके नीचे जाता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। और तो बात करें इसके स्केल की कि किस पे मापा जाता है, कौन सा इसका करण होता है, तो रक्तचाप को डॉक्टर्स स्फिग्मो मैनोमीटर से नापते हैं। स्फिग्मो मैनोमीटर, मैनोमीटर से ये नापा जाता है। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, यानी उसका ब्लड प्रेशर, जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर घटता है या फिर बढ़ता है, उतना ही रहता है या फिर बदलता रहता है। उत्तराखंड पीसीएस 2007 में पूछा गया है। तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। सामान्य ब्लड प्रेशर हम जानते हैं कि 120/80 होता है, लेकिन इससे अधिक होने पर हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है, और इससे कम होने पर लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। और इसको इसको स्फिग्मो मैनोमीटर से हम नापते हैं, जैसे कि हमने पीछे बताया। नेक्स्ट, निम्नलिखित रक्त वर्ग सार्वत्रिक होता है? सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि ये किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो वो कौन सा रक्त वर्ग है? बी, या फिर ओ, या ए, या फिर ए बी? तो ये काफी बार पूछा गया, आप देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। कोई एंटीजन नहीं होता, इसका मतलब कि इसमें दोनों एंटीबॉडी होती हैं, ए और बी। जहाँ पे एंटीजन उपस्थित नहीं होता वहाँ पे एंटीबॉडीज उपस्थित होती हैं। तो दोनों एंटीबॉडीज होती हैं इसमें, ए और बी। तो ये किसी भी वर्ग को दिया जा सकता है, ए वर्ग को भी दिया जा सकता है, बी वर्ग को भी, और ए बी को भी, और साथ में ओ को भी। तो ये चारों वर्गों को दिया जा सकता है। और
जैसे ओ यूनिवर्सल डोनर है, ऐसे ही यूनिवर्सल रिसिपेंट है ए बी। ए बी जो होता है वो किसी का भी रक्त ग्रहण कर सकता है, यूनिवर्सल रिसिपेंट है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, अभिकथन और ये कारण से संबंधित है। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी किसी को भी उनका किसी से भी वो रक्त ले सकते हैं। कारण है, रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता और इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन यानी एग्लूटिनेशन, यानी हम साधारण भाषा में कहें तो क्लॉटिंग नहीं होती। तो यहाँ से कूट से हमको आंसर देना है। ऑप्शन ए, दोनों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी, दोनों ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। और ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है। ए बी रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है, क्योंकि ये किसी का भी रक्त ले सकता है। क्योंकि ए बी जो नाम दिया है ए बी ग्रुप, यानी कि इसमें जो है एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे। इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी ए और बी नहीं होंगी, एंटीजन दोनों होंगे। जहाँ पे एंटीजन ये दोनों होंगे, जो भी एंटीजन होता है वहाँ पे एंटीबॉडी वो उपस्थित नहीं होती है। तो इसलिए ये किसी को भी दिया जा सकता है, किसी को देने में कोई खतरा नहीं होता। इस और सॉरी कोई भी रक्त ले सकता है यहाँ पे, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं होती है ए बी, तो इसलिए कोई खतरा नहीं होता। और ये भी हमें पता है कि जो रक्त समूह होता है वो ब्लड की रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, आरबीसी का एक गुण होता है। आरबीसी में ये प्रोटीन्स के रूप में पाए जाते हैं ग्लाइको प्रोटीन, जो एंटीजन होते हैं ए बी, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। और जो एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी ए बी होती हैं, वो प्योर रूप से प्रोटीन होती हैं। तो ब्लड ग्रुप ए में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, इसलिए ये किसी का भी रक्त ग्रहण कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका यहाँ पे एंटीजन दिया है जबकि एंटीबॉडी देना था, इसलिए ये कारण इसका गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और आगे हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान मीन्स उसको ब्लड चढ़ाने की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए। तो उसकी पत्नी का ब्लड ग्रुप ओ है, भाई का ब्लड ग्रुप है ए बी, पुत्र का है ए और पुत्री का है ओ। तो जो ब्लड ग्रुप ए है, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, उसको किस किस का रक्त दिया जा सकता है। एक तो ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी दिया जा सकता है। और जो ए वाला व्यक्ति है वो ऑब्वियसली ए वाला व्यक्ति उसको दे सकता है। और उसकी पुत्री का भी ओ है। तो ये तीनों दिए जा सकते हैं, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके रक्तदान की आवश्यकता होती है, ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है, लेकिन रक्त समूह का परीक्षण का समय नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है। जैसे कि हमने बात की अ, कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे बात आती है ओ प्लस और ओ में क्या अंतर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स का पता लगाया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने।
तो उन्होंने 4 ग्रुप ढूंढे थे, बी बी और ओ, ये 4 ग्रुप थे। लेकिन उसके बाद एक रीसस बंदर था, उसमें एक अलग फैक्टर आर एच की खोज की गई थी। तो अगर हम ओ पॉजिटिव बात करते हैं, ओ पॉजिटिव की बात करते हैं, तो इसका मतलब कि इसके ब्लड ग्रुप में, इस ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर भी पॉजिटिव उपस्थित है। अगर नेगेटिव की बात करते हैं, जैसे ए नेगेटिव अगर है कोई, तो इसका मतलब कि उसमें एंटीजन ए है, लेकिन आर एच फैक्टर नहीं है। आर एच फैक्टर जो रिसस बंदर वाला है वो उसमें नहीं है। और अगर ए पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ए एंटीजन है, लेकिन आर एच फैक्टर भी है। ए एंटीजन के साथ साथ उसमें आर एच फैक्टर भी है। और जहाँ पे एंटीजन उपस्थित होता है वहाँ पे एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती, यानी कि यहाँ पे एंटीबॉडी ए नहीं होगी। जहाँ पे ए है वहाँ पे एंटीबॉडी नहीं होगी। ऐसे ही अगर ब्लड ग्रुप भी है, तो इसमें एंटीजन बी तो होगा, लेकिन एंटीबॉडी बी नहीं होगी। तो इस तरह से हम समूहन करते हैं ब्लड ग्रुप्स का, आप समझ सकते हैं। और आगे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस में। जैसे एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष पश्चात उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का वर्ग ए बी है और दूसरे का वर्ग ओ नेगेटिव है। ए बी एक वर्ग है और एक का ओ नेगेटिव है। अब जो बच्चे हैं, तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? गोद लिए हुए बच्चे का रक्त वर्ग कौन सा होना चाहिए? जब उसका हम्म, दंपत्ति में से एक का ए बी है और एक का ओ है। ए बी और ओ में क्या हो सकता है रक्त वर्ग बच्चे का? एक का होगा ए और एक का हो सकता है बी। तो और तीसरा ओ पॉजिटिव है। तो जो तीसरा बच्चा है उनका अपना बच्चा, क्योंकि दंपति में से एक का ए बी है और एक का ओ नेगेटिव है, तो उनका वर्ग या तो ए होगा या फिर बी होगा। लेकिन उस बच्चे का क्या होगा? बच्चे का तीसरे का ओ पॉजिटिव होगा, जो उन्होंने गोद लिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए कि पुत्र का निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चंस को हल करने से पहले, कि किस केस में क्या क्या हो सकता है। अगर दोनों का ओ है, ओ है, तो बच्चे का ओ होगा। ओ ए है या फिर ए है, एक का ओ एक का ए, या फिर दोनों का ए है, तो या तो ओ होगा या फिर ए होगा। ऐसे ही ओ और बी हैं, या फिर दोनों के बी भी हैं, तो या तो ओ होगा बच्चे का या फिर बी होगा। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि एक का रक्त वर्ग ए है और एक का ओ है। ओ और ए होने पर क्या हो सकता है? या तो ओ होगा या फिर ए होगा। तो ओ ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कि उनका जो बच्चा होगा उसका रक्त वर्ग होगा ए, सॉरी ओ। इसमें बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। और तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और जो रक्त वर्ग है, ये मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है, ये माता पिता से प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 4.5 से लेके 4.6, 6.45 से लेके 6.55, 7.35 से लेके 7.45, या फिर 8.25।
8.25 से लेके 8.35 तक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.35 से लेके 7.45। यानी कि जो रक्त का जो सामान्य पीएच स्तर होता है वो होता है 7.4। तो जो कि पड़ेगा इसके बीच में, इन दोनों के बीच में पड़ेगा। और लेकिन जो एडिसिस यानी रक्त अतिरक्त अम्लता से और या फिर अतिरक्त क्षारकता से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनका पीएच मान इससे अलग होता है। अति अम्लता यानी एडिसोसिस बोलते हैं उसको, एसिडोसिस, एसिडोसिस वाले का जो रक्त है, रक्त का पीएच मान इससे कम होगा। और इसके अलावा एल्कोसिस बोलते हैं, जो अति क्षारकता से पीड़ित होता है, एल्केलोसिस, तो उसका इससे ज्यादा होगा। यानी कि हम जानते हैं कि 7 से अगर वैल्यू कम होती है, पीएच मान 7 से कम होता है, तो वो चीज़ें अम्लीय होती हैं। और 7 से ऊपर जिनका मान होता है वो चीज़ें क्षारीय होती हैं। नेक्स्ट, प्रतिजन यानी एंटीजन जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वह पदार्थ है। एंटीजन क्या होता है? हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, या फिर प्रतिपिंड पिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। तो जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे कि जहाँ पे एंटीजन उपस्थित होता है वहाँ पे एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो ये एंटीजन है वो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंटीजन होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और जो एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी हमारे ब्लड के अंदर वो प्योर प्रोटीन होती हैं, प्योर प्रोटीन होती हैं वो। तो हम हमारा सही आंसर होगा कि जो एंटीजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा, या फिर हीमोग्लोबिन। तो जैसे कि हमने बात की कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो हमारे शरीर की हानिकारक जो जीवाणु वगैरह होते हैं या किसी भी रोग से संक्रमित होने पर उसी संक्रमित स्थल पर वो पहुंच के उन हानिकारक जीवाणुओं को, विषाणुओं को और कवक इत्यादि का भक्षण करके उनको खा जाती हैं और हमारे शरीर को की संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। और इसके अलावा ये शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी की महत्वपूर्ण की स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं आरबीसी, सॉरी, डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? एंटीबॉडी हमारे शरीर में किसके द्वारा निर्मित होती है? मोनोसाइट के द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा, और या फिर इओसिनोफिल के द्वारा, या फिर न्यूट्रोफिल के द्वारा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रुधिर के जो प्लाज्मा होता है उसमें लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जो कि जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको निष्क्रिय करती हैं। और लिम्फोसाइट की बात करें तो ये सबसे छोटे श्वेत रुधिर कण होते हैं, लेकिन संख्या में अधिक होते हैं। ये कुल जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनके कुल 20 से 30% तक संख्या में होते हैं। और लिम्फोसाइट एक गश्ती सेना के रूप में पूरे शरीर में घूमते रहते हैं और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य बिठाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अगर हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? एनोक्सिया।
ल्यूकेमिया, एनीमिया या फिर सेप्टिमिशिया। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जिसको हम साधारण रूप में जानते हैं ब्लड कैंसर के रूप में। अगर वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, संख्या ज़्यादा हो जाती है एक निश्चित सीमा से, तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं, जो कि ब्लड कैंसर का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं कहाँ पे बनती हैं? आरबीसी जो होती हैं यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या फिर अस्थि मज्जा में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और लाल रक्त कणिकाएं, जैसे कि हमने बात की कि शरीर के अंगों में ऑक्सीजन लेकर हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं। और मनुष्य के शरीर में जो है लगभग 120 दिनों तक इनकी जो लाइफ होती है वो 120 दिन होती है। और उसके बाद तिल्ली, या जिसको हम प्लीहा बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन, स्प्लीन में पुरानी रक्त कणिकाओं को, जो स्प्लीन होती है हमारे शरीर के अंदर, वो पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। तो 120 दिन की लाइफ होती है लाल रक्त कणिकाओं की। नेक्स्ट, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एचजी के एमएम में, या फिर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, या फिर भाग प्रति मिलियन में, या फिर ग्राम प्रति लीटर में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति, यानी mg प्रति dl, डेसीलीटर में ये इस तरह से व्यक्त किया जाता है। और रक्त में ग्लूकोज की जो सामान्य मात्रा होती है वो 140 mg प्रति डेसीलीटर होती है। लेकिन इससे ज़्यादा होने पर, जब अगर 140 से 199 के बीच की जो रीडिंग है वो प्री डायबिटीज में आती है। अगर हमारी रीडिंग 140 से 199 के बीच में आ रही है तो इसका मतलब कि हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज बनने वाली है। और ये डायबिटीज बनती क्यों है? तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं रोग एवं उपचार वाली वीडियो में, कि रक्त में जो ग्लूकोज का जो कंट्रोल है, नियमन है, वो अग्नाशय से जो हार्मोन, एक इंसुलिन नाम का हार्मोन स्राव होता है, उसके द्वारा ये नियंत्रित होती है। लेकिन जब इंसुलिन हार्मोन कम बनने लगता है हमारे पैंक्रियाज में, तो हमें डायबिटीज रोग हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस। तो सही आंसर होगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में हम इसको नापते हैं, mg पर dl। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं, यानी हृदय को रक्त पहुंचाने वाली जो धमनियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रीवा धमनियां, यकृत धमनियां, हृदय धमनियां या फिर फुफ्फुस धमनियां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय धमनियां। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियों को कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं। हृदय धमनियां यानी कॉरोनरी, कोरोनरी आर्टरीज, जो कि हमारे शुद्ध रुधिर को, हमारे शुद्ध ब्लड को अ, स्वयं हृदय की दीवार तक पहुंचाने का काम करती हैं। और हम जानते हैं कि हमारा जो हृदय है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। और जबकि जो फुफ्फुस धमनियां हैं, यहाँ पे फुफ्फुस धमनियां दिया गया ऑप्शन डी में, तो जो फुफ्फुस धमनियां हैं वो हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती हैं, हृदय से फेफड़ों तक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर होगा, कोरोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का परसेंट होता है, जल कितने परसेंट होता है प्लाज्मा के अंदर? 60%, और 70%, 80% या 90%? तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि जो रक्त, जो पूरा ब्लड होता है वो 55% उसमें प्लाज्मा होता है, और 45% में जो है ब्लड सेल्स होती हैं, जिसमें आती है WBCs, RBC, प्लेटलेट्स। लेकिन इस जो प्लाज्मा है इसमें भी, इसमें 91% तक होता है जल, और बाकी जो 9% बचा
उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 90%। प्लाज्मा में 90% तक जल होता है। नेक्स्ट, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस हैं, धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल लसिका पर्व की बनी होती हैं। या फिर रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में विम्बाणु अधिक होते हैं। विम्बाणु कहते हैं हम प्लेटलेट्स को। तो फ्रेंड्स, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, लेकिन रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में विम्बाणु अधिक होते हैं, क्योंकि जो रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं इन्हें हम, या सेल्स बोल सकते हैं, या फिर हम ल्यूकोसाइट्स भी उनको बोलते हैं, की तुलना में विम्बाणु यानी कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो अधिक होती हैं। जबकि इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा में कम होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत संख्या जो होती है पुरुषों में 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त होती है, और स्त्रियों में 48 लाख होती है ये संख्या। और श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो ये 5,000 से लेकर 11,000 तक पाई जाती हैं। 5,000 से लेकर 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में पाई जाती हैं। और जबकि जो वाइट ब्लड से सॉरी, जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो होती हैं प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स होती हैं 1.5 लाख से लेकर, एक सामान्य व्यक्ति में 1.5 लाख से लेके 5 लाख तक होती हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए स्थानों में रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त, ये कथन है, इसका कारण, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं और फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। स्कंदन में क्लॉट हो जाता है। तो नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही आंसर देना है हमें। तो जैसे कि हमें पता है कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि ये दोनों चीजें सही हैं कि कटे स्थानों में रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। और फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि रक्त जो है वो कोलाइडी निकाय है और उसमें ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं, और जो फिटकरी के आयन होते हैं तो उनकी स्कंदन शक्ति अधिक होती है, इसलिए वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है, वो रुक जाता है ब्लड बहना। तो इसका आंसर ऑप्शन सही है। और फिटकरी में जो एल्यूमिनियम आयन होते हैं उसकी स्कंदन शक्ति काफी अधिक होती है, इसलिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा कृत्रिम रक्त, आर्टिफिशियल ब्लड बना लिया है जो कि प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है। कोई भी विचार किए कि किस किस्म का ब्लड है वो किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है आर्टिफिशियल ब्लड? यूएसए के ने, या फिर ब्रिटेन के, चीन ने, या फिर नॉर्वे के? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के सैफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल ब्लड तैयार किया है, और जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये रक्त काफी हल्का है और इसे ठंडी जगह में भी रखने की जरूरत नहीं है, और साथ ही यह लंबे समय तक खराब नहीं होता, क्योंकि इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये काम किया है ब्रिटेन के सैफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। कितना पेशाब करता है एक स्वस्थ मनुष्य? 1.5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर, या 9 लीटर? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। और अगर हम पेशाब की बात करें, या मूत्र हम कह सकते हैं, ये एक अम्लीय पदार्थ होता है,
इसका मान पीएच मान जो होता है वो 6 होता है मानव के मूत्र का, और ये हल्के पीले रंग का होता है। और इसका हल्का पीला रंग किस लिए होता है? क्योंकि इसमें एक यूरोक्रोम नाम का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। यूरोक्रोम नाम का एक वर्णक इसमें उपस्थित होता है, जिसकी वजह से इसका रंग हल्का पीले रंग का होता है। और यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। और मूत्र की बात करें कि मूत्र में क्या होता है, तो मूत्र में 95% जो है वो जल होता है, और बाकी 5% में वो वेस्ट मटेरियल होता है जो शरीर त्याग देता है अपनी जरूरतों को पूरा करके। नेक्स्ट, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया से संबंधित कौन सी है ये? डायलिसिस, मोलेसिस, ओस्मोसिस या फिर पैरालिसिस? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं, हम डायालिसिस बोलते हैं। और मानव शरीर में जो संपूर्ण रुधिर जो होता है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। और यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया और यूरिक एसिड आदि को पृथक करने का काम करती है, और रक्त के परासरणी दाब को और उसकी मात्रा को नियमन करती है। तो डायलिसिस जो है रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस जैसे कभी बात की हमने, वृक्क, जिसको किडनी हम बोलते हैं, किडनी से संबंधित है। और लेकिन डायलिसिस होता कब है? इसका उपयोग जब होता है, डायलिसिस जब किया जाता है जब दोनों वृक्क, जो दोनों किडनी होती हैं मनुष्य के अंदर, वो अपना काम करना बंद कर देती हैं। और ये एक फिर कृत्रिम तरीके से रक्त को शुद्ध किया जाता है। और इसमें जो है रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक तरफ से प्रवाहित किया जाता है, और डायलिसिस गोल विपरीत दिशा से प्रवाहित किया जाता है। तो इसको कहते हैं डायलिसिस, जो कि रक्त को कृत्रिम तरीके से शुद्ध करने का की प्रक्रिया है, और तब की जाती है जब दोनों किडनी खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? अगर गुर्दों की बात करें, गुर्दे क्या काम करते हैं? न्यूट्रिशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं, या फिर रेस्पिरेशन का काम करते हैं? न्यूट्रिशन में पोषण से संबंधित हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में परिवहन, जो कि विभिन्न भागों तक चीजें पहुंचाते हैं, एक्सक्रीशन में श्रावण, चीजों जो स्राव होती हैं, हार्मोन वगैरह या फिर एंजाइम वगैरह, और रेस्पिरेशन में श्वसन। तो जो हम मानव के गुर्दे हैं वो किससे संबंधित माने जाएंगे? तो गुर्दे माने जाएंगे एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित। मानव गुर्दे, जिसको हम किडनी बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र का एक प्रमुख अंग है, और ये रुधिर को छानकर इनमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटा के हटाने का इनका मेन काम है। नेक्स्ट, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। 1 मिनट में जो हमारी किडनी है वो कितना रक्त प्रवाह होता है उनके अंदर? 100 सीसी, सॉरी 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी या फिर 500 सीसी? तो रक्त से जो है प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त शुद्ध करता है। 1500 लीटर पूरे दिन में रक्त शुद्ध करता है, और जिसमें से 1.5 लीटर मूत्र में, हमारे यूरिन में तब्दील हो जाता है। और इससे अगर मिनट की बात करें तो प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है किडनी में से, 1200 सीसी। नेक्स्ट, मानव वृक्क अस्मरी यानी किडनी स्टोन, यानी जिसको हम पथरी बोलते हैं, गुर्दे की पथरी, तो वो रासायनिक यौगिक है, क्या है? किडनी स्टोन क्या है? यूरिक अम्ल है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम ऑक्सीलेट है, या फिर कैल्शियम सल्फेट है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्यों बनती है? कि वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण जैसे कैल्शियम ऑक्सीलेट
के क्रिस्टल और एक पिंड के रूप में एकत्रित होते जाते हैं, और जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आ जाती है, और जो कि बाद में कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो पथरी या फिर असमरी हम बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं, वो बन जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने आपके साथ काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें शेयर की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सुझाव या फीडबैक है इस वीडियो संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित, या फिर कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी होम for this type of videos. Thanks.